दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं? आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए राजस्व विभाग, ऑप्शन बी वित्त विभाग, ऑप्शन सी आर्थिक मामलों का विभाग या फिर ऑप्शन डी व्यय विभाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आर्थिक मामलों का विभाग। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए, हमें इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी सीईए ने चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष के समापन पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की एक विस्तृत रिपोर्ट है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। तैयार होने के बाद इसे वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके आकलन और सिफारिशें बजट पर बाध्यकारी नहीं है। हालांकि यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था का सबसे आधिकारिक और व्यापक विश्लेषण है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आर्थिक मामलों का विभाग। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राष्ट्रपति के अभिभाषण का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। कथन 2 है, यह भाषण राष्ट्रपति द्वारा लिखा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन सही नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन सारी की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट से पहले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। आपको बता दें कि संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद को समन के कारण के बारे में सूचित करेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक सामान्य संरचना का अनुसरण करता है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है और आने वाले वर्ष के लिए शासन एजेंडा निर्धारित करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं होता है, इसलिए कथन 1 सही है। राष्ट्रपति का भाषण अनिवार्य रूप से सरकार का दृष्टिकोण होता है और उसी के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। राष्ट्रपति या राज्यपाल विधायिका को अभिभाषण देने के संवैधानिक कर्तव्य को निभाने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एवी गैस 100 LL की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है क्रूज मिसाइल, स्टील्थ कॉर्वेट, असॉल्ट राइफल या फिर विमानन ईंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विमानन ईंधन। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी के अध्यक्ष ने पापुआ न्यू गिनी के लिए एवी गैस 100 LL की पहली निर्यात खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। एवी गैस 100 LL उच्च ऑक्टेन संख्या वाला एक ब्लू एविएशन गैसोलीन है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे विशेष रूप से स्पार्क इग्निशन पिस्टन इंजन वाले विमानों के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में इसका उत्पादन इंडियन ऑयल की वडोदरा यानी गुजरात रिफाइनरी से किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 5000 टन प्रतिवर्ष है। बताते चलें कि एवीगैस या अवाक्स एक गैसोलीन है जिसमें टेट्रा एथिलेट यानी TEL होता है, जो इसे उच्च ऑक्टेन संख्या देता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विमानन ईंधन। अगला प्रश्न है, लामेटा फॉर्मेशन भारत के किस भौगोलिक विभाजन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है भारतीय रेगिस्तान, डेक्कन ट्रेप, गंगा के मैदान या फिर द्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, डेक्कन ट्रेप। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं के एक समूह ने नर्मदा घाटी से डायनासोर के 256 अंडे खोजे हैं। शोधकर्ताओं द्वारा यह शोध नर्मदा घाटी के लामेटा फॉर्मेशन में किया गया है। लामेटा फॉर्मेशन को इंफ्राट्रैपियन बेल्ट के रूप में जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाने वाला एक तलछटी भूवैज्ञानिक गठन है जो डेक्कन ट्रैप से जुड़ा हुआ है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये मॉस्ट्रीचियन युग यानी लेट क्रेटेशियस का है और डायनासोर जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, डेक्कन ट्रेप। अगला प्रश्न है, यांगजी फिनलैंड पोर्पोइस की IUCN स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर नियर थ्रेटेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहा है कि रेत खनन की जांच से यांगसी फिनलैंड पोर्पोइस की आबादी को फिर से बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यांगसी फिनलैंड पोर्पोइस डॉल्फिन और व्हेल जैसे जीवों के समूह से संबंधित है
ये चीन में यांगसी नदी में निवास करते हैं। इसके अलावा इस नदी से जुड़ी 2 बड़ी झीलों पोयांग और डोंगटिंग में भी इन्हें देखा जा सकता है। ये दुनिया का एकमात्र मीठे पानी का जलीय जीव है जो 18 महीनों में सिर्फ एक बार प्रजनन करता है। इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। ओवरफिशिंग, शिपिंग, ट्रैफिक में वृद्धि और ध्वनि प्रदूषण आदि पोर्पोइज आबादी की गिरावट के लिए जिम्मेदार कारकों में शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी UIDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल के इस्तेमाल के जरिए स्थापित किया जाएगा। कथन 2 है, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। चलिए एक्सप्लेनेशन सारी की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि एक शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी UIDF स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी के शहरों में ढांचागत विकास को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी। इसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल के इस्तेमाल के जरिए स्थापित किया जाएगा, इसलिए कथन 1 सही है। इसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। इसके तहत शहरों को अपनी साख में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, न तो 1 न ही 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन से संबद्ध नहीं है? आपके ऑप्शन है नाइजीरिया, जिबूती, इरिट्रिया या फिर इथियोपिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नाइजीरिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका 40 वर्षों में सबसे खराब सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है, जहां लगातार चौथे वर्ष औसत से कम बारिश हुई है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका का एक क्षेत्र है जो लाल सागर की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। अफ्रीका के हॉर्न का नाम इसके त्रिकोणीय आकार के कारण रखा गया है। इसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया शामिल हैं, जबकि इसकी व्यापक परिभाषा में केन्या, सूडान, दक्षिणी सूडान और युगांडा जैसे देश भी शामिल हैं, इसलिए विकल्प ए सही होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, नाइजीरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में सही है? आपके ऑप्शन है सभी राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में अस्तित्व में आई थी। ये जारी होने की तारीख से 30 दिनों के लिए वैध होता है, या फिर ये बॉन्ड केवल 1000 रुपए के मूल वर्ग में जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में अस्तित्व में आई थी। यह कथन सही है, बाकी के सभी कथन सही गलत हैं। तो चलिए इस प्रश्न साई की बात को समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इस साल मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए विकल्प भी सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना है। इसके तहत केवल वह राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं। इसी के साथ उस राजनीतिक दल ने पिछले लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% प्राप्त किया हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है। यह 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं। ये दानकर्ताओं द्वारा गुमनाम रूप से खरीदे जाते हैं और जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वर्ष 2018 में अस्तित्व में आई थी। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित याया त्सो झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लद्दाख। हाल ही में यायासो झील को लद्दाख के पहले जैव विविधता विरासत स्थल यानी BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यायासो झील 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। ये बार हेडेड गूज और ब्लैक नेक्ड क्रेन का घोंसला बनाने का आवास है। इसे भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के प्रजनन स्थलों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लद्दाख। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी PBTGs की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है?
आपके ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ओडिशा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री पीवीटीजीज विकास मिशन नामक एक नई योजना की घोषणा की है। ये योजना विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजीज पर केंद्रित होगी। इस मिशन का उद्देश्य पीवीटीजीज द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में आवास, पानी, सड़क, दूरसंचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। पीवीटीजीज जनजातियों के लिए भारत सरकार निम्न आधारों पर वर्गीकरण करती है। ये आधार है: पहला, सापेक्षिक शारीरिक अलगाव; दूसरा, स्थिर या घटती जनसंख्या; तीसरा, साक्षरता का निम्न स्तर; या चौथा, कृषि पूर्व चरण जैसे कि शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, झूम खेती करना और सीढ़ीदार खेती करना। भारत सरकार द्वारा इस वर्गीकरण को ढेबर आयोग की सिफारिश के बाद अपनाया गया था। अब तक गृह मंत्रालय द्वारा 75 आदिवासी समूहों को पीवीटीजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ओडिशा के 62 जनजाति समूहों में से 13 को पीवीटीजीज के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो देश में सबसे अधिक है। इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, ओडिशा। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है फिलीपींस, मैक्सिको, इटली या फिर इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मैक्सिको। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में मैक्सिको का पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी फिर से फट गया। पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी मैक्सिकन पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये 70 से अधिक वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद दिसंबर 1994 में फटा था। वर्ष 1996 और वर्ष 1997 में ज्वालामुखी गतिविधि की पुनरावृत्ति हुई। दिसंबर 2000 में एक और विस्फोट के बाद हजारों लोगों को निर्वासन के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मैक्सिको। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। कथन 2 है, यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।